सुवेंदु अधिकारी एक बयान पे आना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान जो हैं कट्टर होते हैं, मुझे यहाँ के हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा, और कहते हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ। हीन प्रतिभाएं हीनतर प्रतिभाओं को जन्म देती। बंगाल में अगर ये इस तरह की राजनीति करने की कोशिश करेंगे जैसा ये पूरे देश में कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रतिवाद आपको कहीं देखने को मिलेगा तो बंगाल में ही मिलेगा। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, जो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन है वो पार्टी दर पार्टी कम हुआ है। बीजेपी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, वो लगातार उनके खिलाफ हिंसा को उकसा रहे हैं। आप हिंदू समाज को लगातार मुसलमानों के खिलाफ घृणा के आधार पर गोलबंद कर रहे हो, कह रहे हैं कि देश के दुश्मन है। बंगाल की स्थिति क्या होगी? देखिए सर, बहुत डेप्थ में एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, वो ये पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, ये बड़े राज्य हैं जिसमें मुस्लिम आबादी है। केरला, यहां पर आप चुनाव लड़ते हैं, आपके उम्मीदवार शून्य होते हैं मुसलमान कम्युनिटी से। सीधी सी बात है कि आप उम्मीदवारी ही नहीं देना चाहते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहते। आपका जो व्यक्ति सीएम के रेस में है वो सीधा कहता है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियाँ को परेशान ना करो। ये तो एक चीज़ हो गई जिस पर हमने बात कर भी ली। चिलिंग इफेक्ट पड़ता है, और जो डाटा कांग्रेस ने दिया और जिस छोटे से डाटा के कारण कांग्रेस की बिल्कुल आलोचना हो रही है कि मुस्लिम लीग हो गई है, मैं भी कांग्रेस की आलोचना करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष से 12% रिप्रेजेंटेशन है मात्र टोटल विधायकों में। तो जो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन है वो पार्टी दर पार्टी कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने शून्य कर दिया, और इस डर से, क्योंकि वो हिंदुओं को कंसोलिडेट करते हैं इस नाम पे, बाकी पार्टियां भी लगातार कम कर रही हैं। तो उस केस में फिर उस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं, वो जर्नी कितना सफल हो पाएगी? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और ये बड़ी खतरनाक बात है। ये जो सेकुलर दल हैं उन्हें इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, उन्हें खुल के इनसे वैचारिक लड़ाई लड़नी चाहिए कि मुसलमानों को पूरा हक है इस देश में रहने का और प्रतिनिधित्व पाने का। और बीजेपी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी ऐसा भी कहे कि ठीक है हम उनको टिकट तो नहीं देंगे, लेकिन एक नागरिक की तरह रहें और सब कुछ करें, तो इतनी बुरी स्थिति शायद ना हो। वो लगातार उनके खिलाफ हिंसा को उकसा रहे हैं। आप हिंदू समाज को लगातार मुसलमानों के खिलाफ घृणा के आधार पर गोलबंद कर रहे हो, कह रहे हैं कि देश के दुश्मन है। हाँ, ज्यादा ये खतरनाक बात जी, ज्यादा पॉइजनस यही है। ये जरूरी और, नहीं है और आप मान लीजिए कोई कहता है कि भाई हमको चुनाव जीतने के लिहाज से ये प्रत्याशी हमें बेहतर लगा, समझ में आता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप कहेंगे भाई हमें वोट दो, हमें जीतना है, हम तुम्हारे हक में भी काम करेंगे, सबके हक में काम करेंगे। क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें यह भी नहीं है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्लिम ही करेगा। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया केरल में सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये असली चीज ये है कि आपने घृणा को एक राजनीतिक विचार के रूप में भारतीय समाज में स्थापित कर दिया है, और ये यहां रुकेगा नहीं। जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो आज जो मुस्लिम्स हैं उनको भी विचार के आधार पर, अलग सोच के आधार पर उनको भी वैसे ही मारा जा रहा है जैसे वहां हिंदुओं के खिलाफ। देखो, कोई भी समाज सभ्य या नहीं, इसमें उसकी एक कसौटी यह है कि उस समाज में जो कमजोर तबका है, जो अल्पसंख्यक तबका है, उसकी स्थिति क्या है, वो क्या महसूस करता है। कोई सरकार कहे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक बहुत खुश हैं, उससे काम नहीं चलेगा। लोहे का स्वाद घोड़े से पूछो, लोहार से नहीं जिसके मुंह में जबान है, ये कहते हैं ना, ये धूमिल की कविता है। लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है ना। तो आप ये जब मुसलमान कहे कि हम सुरक्षित हैं तब माना जाएगा ना, जब उनको लगे कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है तब माना जाएगा ना, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बिल्कुल। आज तो स्थिति है कि वो उस लड़ाई से खुद को बाहर किए ले रहे हैं, और मेरे लिए ये ज्यादा दुखद है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अब अत्याचार को एक न्यू नॉर्मल मान रहे हैं। मनवाया गया है सर, मान क्या रहे हैं। यही बताता है कि स्थिति क्या है। मुसलमानों ने अगर लड़ना छोड़ दिया है तो इसका मतलब कि उन्हें भारत की जो भी व्यवस्था है उस पर अब कोई विश्वास नहीं रह गया। आदमी लड़ता कब है? जब उसे पता रहता है कि उसे न्याय मिलेगा। नहीं, मुझे क्या वो इससे भी बाहर हो रहे हैं। ये तो हाशियाकरण जो है, हाशिए पे डालने की जो पूरी स्थिति, जाहिर है सरकार के पास बहुत ताकत होती है। जब 2014 में मोदी जी जीते थे तो इसमें एक भी बात नहीं थी जो आज हो रही है।
और तब उन्होंने पहली बार मंत्री भी बनाए थे, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, ये सब मंत्री हुआ करते थे। अटल जी के जमाने में मंत्री हुआ करते थे। ये कोई इनके पार्टी के उपाध्यक्ष सिकंदर बख्श जैसे लोग होते थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो मोदी युग आया और उसके बाद जब ये देखा कि आपने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो अब एक हिंदुओं को स्थायी रूप से बीजेपी का एक तरह से बंधुआ मतदाता बनाने का प्रयास। और वो कब होगा? जब वो और कोई बात सोचे ही नहीं, जब वो रोजगार के सवाल पे ना सोचे, महंगाई के सवाल पे ना सोचे, शिक्षा के सवाल पे ना सोचे, बस ये सोचे कि अगर बीजेपी हारे तो हिंदुत्व गया। तो इसके लिए तो लगातार आपको एक तनाव में लोगों को डाले रहना होगा ना। लेकिन इस तनाव में भारत की जनता की जो सृजनात्मकता है वो तो मारी जाएगी। वो जो कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। जिन आविष्कारों को होना है उसके द्वारा जो कर सकते हैं उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। इस देश के नौजवान क्या, क्यों, कैसे, कब जब पूछना बंद कर देंगे तो वो कौन सा नया इनोवेशन कर लेंगे, कौन से नया इन्वेंशन कर लेंगे? कुछ नहीं। अच्छा सर, ये बात तो आपकी ठीक है। एक आरोप ये लगता है, इस तरह के राजनीतिक एस्टेब्लिश होने का एक आरोप ये लगता है बाकी दलों के ऊपर, भाजपा के ऊपर नहीं, क्योंकि भाजपा तो इससे एस्टेब्लिश करने वाली पार्टी है। वो ये कि इन्होंने अपीजमेंट बहुत ज़्यादा की बाकी दलों ने। उस अपीजमेंट के कारण ये माहौल बना कि हिंदुओं के एक तबके को, छोटा बड़ा जो भी आप समझें, उसको पोलराइज करने में मदद मिली भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल खास तौर पे ममता बनर्जी हारी और बुरी तरीके से हारी। बहुत सारे कारण हैं, SIR, 27 लाख वोटर्स, ये सब हम जानते हैं। किसी तरह का अपीजमेंट आप देख रहे थे? देखिए, अगर अपीजमेंट का अर्थ तुष्टीकरण होता है तो तुष्टीकरण का मतलब क्या है? क्या मुसलमानों को कुछ अतिरिक्त दिया गया इस देश में? क्या मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में ज़्यादा है? व्यापार में उनकी ज़्यादा स्थिति है? वो क्या कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है अपनी आबादी की तुलना में? बहुत कम है। तो तुष्टीकरण को अगर आप शाब्दिक अर्थ में देखें तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष ने या विपक्ष के तमाम लोगों ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा। मतलब, और उसमें यह रणनीति भी अपनाई गई कि इन्हें डरा के रखो। ये बात बिल्कुल सही है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसमें ममता बनर्जी का दोष कम नहीं है। ममता बनर्जी ने वामपंथियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में आरएसएस का पूरा सहयोग लिया। 2012-13 तक आरएसएस की पत्रिकाओं में 5 जन में ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे कढ़े जाते थे। तमाम की तो दुर्गा है एकदम, इस तरह के तमाम नेता होने चाहिए। और ममता बनर्जी आरएसएस को देशभक्त बताया करती थी। 97 में उन्होंने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी का सहयोग लिया बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से लड़ने में। तो जैसा कि आरएसएस की रणनीति है, आपको अभी एक वीडियो मिल जाएगा बड़ी आसानी से। उत्तर प्रदेश के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि यूपी में हमारे सामने 2 कांटे थे, सपा और बसपा। एक कांटे से तो हमने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला और फिर दोनों फेंक दिया। यही बंगाल में किया। उन्हें, चूंकि बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति का कोई स्कोप नहीं था, वहां पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उसके साथ हिंदू मुसलमान सभी थे और सब पार्टी के साथ जुड़े थे। तो इन्होंने क्या किया कि ममता बनर्जी को एक बड़े आइकन के रूप में पेश किया और पूरी ताकत आरएसएस ने उनके पीछे अपनी लगाई। और जो सिंदूर और नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ, जब सीपीएम ने यह सोचा कि हम थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ें और जमीन का सवाल प्रबल हुआ, तो उसमें इन्होंने 2 अतिरेक, एक तरफ तो आरएसएस का सहयोग लिया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वहां के जो माओवादी थे, एक किशन जी हुआ करते थे, वो टीवी पे आते थे मुंह ढक वक के, उनका सहयोग लिया। और इनके दोनों के उससे वाम मोर्चे के खिलाफ पूरा इन्होंने आंदोलन किया। किशन जी का जो ग्रुप था उसने, कहते हैं कि करीब 200 लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं की हत्या की। और अच्छा, हाँ, और ये ममता बनर्जी का ये सहयोग कर रहा ममता बनर्जी के आंदोलन के साथ। और जब ममता बनर्जी सत्ता में आ गई तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि किशन जी के लोगों का सफाया किया। लेकिन लगातार जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को एक लेजिटिमेसी दिलाई, इनके सहारे वो बंगाल में फैलने लगे। क्योंकि आप, और एक और चीज, दूसरी जो बड़ी गलती की ममता बनर्जी ने, वो ये की कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस था उसको कम किया। उसको, अरे भाई, अभी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और मैंने कई वीडियो देखे हैं कि सीपीएम के और कांग्रेस के लोग अपने उन
कार्यालयों को दोबारा खोल रहे हैं जिस पर 15 साल से टीएमसी का कब्जा था। यानी ममता बनर्जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहां किसी के लिए, किसी विपक्ष के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस, आपने उनके उस पर कब्जा कर लिया भाई, उनके उनके दफ्तरों पर आपने कब्जा होने दिया। तो वो कैसे काम करते? तो जाहिर है जिसके पास ज्यादा ताकत थी, जिसके पास ज्यादा पैसा था, वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो उसने केंद्र की शक्ति से आपको उखाड़ फेंका। ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है, एक तरह से लूटा गया है बंगाल का इलेक्शन। लेकिन यह भी सही है कि अगर 45% वोट मिले हैं तो 25 से 30% तो भाजपा ने अपना जनाधार बनाया है ना। और उस जनाधार को बनवाने में, क्योंकि जब इन्होंने हमला किया तो लेफ्ट का जो बड़ा आधार था, हिंदू मुसलमान सब थे, उसमें हिंदू जो कैडर थे, जब उनकी पिटाई हुई तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें लगा कि ये हमें बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास केंद्र की ताकत आ गई। तो और दूसरी तरफ इन्होंने जो मुस्लिम बहुत ही कट्टरपंथी ताकतें जो थी उनमें, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, और उनको बनर्जी ने। तो हिंदू मुसलमान का बंटवारा पूरा इन्हीं के राज में हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ। वहां बीजेपी के लिए घुसना मुश्किल था, बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं था। मतलब एक तरीके से जैसे हम रिलेट करें, मैं समझने के लिहाज से पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम लीग, आज़ादी से पहले वाली मुस्लिम लीग जो है जिन्ना वाली, उसके साथ मेल खाती हुई दिखती है, क्योंकि दोनों पोल्स अपार्ट भी दिखेंगे आपको साधारण तौर पर। उनके सोचने का ढंग एक है, बस रंग अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या ऐसा ही कुछ था कि ममता बनर्जी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था वो कॉम्प्लीमेंट्री था मोदी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो अफसोस, आज वो इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं कि मैं मजबूत करूंगी। अगर आप पिछला इतिहास देखें तो उन्होंने पहली बात तो कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी देश में कोशिश की, तमाम जगह चुनाव लड़ने गई है कांग्रेस, जहां लड़ रही थी या जहां इनकी कोई जरूरत नहीं थी। कहीं 2% वोट काट रही थी, कहीं 3% काट रही थी, लेकिन वो प्रत्याशी हर जगह लड़ा रही थी। दूसरी बात, जब जब मोदी सरकार किसी संकट में फंसी है, आप इनका व्यवहार देखिए। सीए का विधेयक आया, देश भर में उसके खिलाफ माहौल था। इनके सांसद, ये सड़क पे विरोध कर रही थी, इनके सांसद अनुपस्थित हो गए वोटिंग के समय, सीए पास हुआ। आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपने एक रास्ता बनाया ना, आपने वहां अपने, जबकि पूरा इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा था। फिर जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल के रूप में इनके लिए बड़े प्रॉब्लम में थे, उनके लिए भी इन्होंने रास्ता क्लियर किया। जब राहुल गांधी वोट चोरी और ये सारे सवाल उठा रहे थे लगातार संसद में, तो उसका भी साथ इन्होंने नहीं दिया। तो इंडिया गठबंधन में लगातार इन्होंने एक अपनी पोजीशनिंग की, और खास तौर पर राहुल गांधी या कांग्रेस मजबूत ना होने पाए इसकी कोशिश की। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आज मोदी तीसरी बार सत्ता में है तो उसकी वजह ममता बनर्जी है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक बेंगलोर में हो रही थी, जब यह था कि नीतीश कुमार को संयोजक घोषित किया जाएगा, तो इन्होंने और केजरीवाल ने एक दिन पहले खड़गे का नाम चला दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और नीतीश कुमार ना बनने पाए इसकी पूरी प्लानिंग की, और नीतीश कुमार वहां से चले गए। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं, वो फिर एनडीए में लौटे। और अदरवाइज नीतीश कुमार अगर होते तो बिहार की सीटें और उत्तर प्रदेश में भी उसका और असर पड़ता, और पूरे देश में जो माहौल बनता, बीजेपी तो 200 सीट भी नहीं पाती। अगर मगर के सवाल बड़े अजीब लगते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की उसमें भूमिका, अगर मगर छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो भूमिका थी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को तोड़ने की बार बार कोशिश की। आज उन्हें उसका महत्व समझ में आ रहा है। यहां तक कि इस चुनाव में भी कांग्रेस ने कोशिश की थी कि एक मिलजुल के चुनाव लड़ा जाए, तो उनका नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब, विपक्ष के जो लोग राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से आरएसएस के खतरे को नहीं समझेंगे, सिर्फ जुगाड़ से कि ये जाति आ जाए, ये धर्म के लोग आ जाएं, आप जुगाड़ से बीजेपी को और आरएसएस को रोकने की कोशिश करेंगे, आप हारेंगे, हर बार हारेंगे। आपको हार जीत की परवाह किए बिना आरएसएस इस देश के सामने जो खतरा पैदा कर रहा है, उसको जनता को बताना होगा, जनता को जागृत करना होगा, जनता को बिना किसी भेदभाव के बताना होगा कि भाई ये खतरा सबके लिए है। मछली की आंख में तीर, ये धर्म के लिए भी खतरा है। आप जुगाड़ से इनको हराने की कोशिश करेंगे और विचार के नाम पर समर्पण कर देंगे, आप वहां पर मतलब जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं तो यही ले गई, रामनवमी की जुलूस निकलवा रहे हैं बंगाल में,
कोई बुरा नहीं है कहीं भी, लेकिन हर क्षेत्र का एक अपनी संस्कृति होती है। तो ये सारा कुछ जो बीजेपी और आरएसएस को बंगाल में एक्सेस मिला है, उसमें ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका है, और ये फैक्ट है, इसे कहने में कोई मुझे नहीं लगता कि, और राहुल गांधी ने इलेक्शन के समय बात कही भी थी कि जो इनकी राजनीति का तरीका है उसने बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोला है, तो ये बात सच है। चल सर, एक आखिरी सवाल समझने के लिहाज से ही कि शुवेंदु अधिकारी जो हो सकता है सीएम हो सकता है ना हो, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो थे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर किया, लेके गए, और फिर जिस तरीके से भी उनको दिया गया, वो दी गई शारदा ताकत। के आरोपी हैं भी, आपको जी पता है ना, जी जी शारदा जी, बेशक बेशक, लेकिन वो वॉशिंग मशीन वाली बात चलती है ना सोशल मीडिया पे। हाँ, बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण है, जी। इस सब का कोई मतलब अब नहीं मैं है। शुवेंदु अधिकारी के एक बयान पे आना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान जो हैं कट्टर होते हैं, मुझे यहाँ के हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा। एक चुनाव से पहले कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये नारा बंद होना चाहिए। नारा भारतीय नरेंद्र मोदी का ही दिया हुआ नारा था, और कहते हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ। शुवेंदु अधिकारी ये बात कहते हैं। शुवेंदु अधिकारी का एक और पुराना बयान मुझे याद आता है, जब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजराइल ने गाज़ा में सबक सिखाया है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा था अल्पसंख्यकों पे, उसके ऊपर बोलते हुए, लेकिन इजराइल और गाज़ा जिसमें आप इजराइल को हीरो की तरीके से पेश कर रहे हैं, ये सोच अब बंगाल में प्रबल है। और पश्चिम बंगाल की जो आपने बात की, कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ऐसा नहीं दिखा। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ द इंडिया थिंक्स टुमारो। एक दिन आगे चलता है बंगाल, तो क्या अब भी बंगाल एक दिन आगे चलेगा? बंगाल की स्थिति क्या नहीं, होगी? पहली बात तो ये जो आपने शुवेंदु अधिकारी की बात की, ये जो वो बोल रहे हैं स्वाभाविक परिणति है। हीन प्रतिभाएं हीनतर प्रतिभाओं को जन्म देती हैं। तो मोदी अगर सबका साथ सबका विकास कह के रुक जा रहे थे, तो वो दौर अब आगे जाएगा, तो फिर यही होगा जो वो कह रहे हैं कि जिसने हमको वोट दिया हम उसके लिए काम करेंगे। तो वोट तो आपको 45% लोगों को मिला है, सिर्फ मुसलमान तो मान लीजिए 20% होंगे, तो आप 55% लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। ये कौन सी परिभाषा है? चुनाव के बाद तो आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, आपको तो सबका ख्याल रखना है ना। विधानसभा के विधायक होंगे। हाँ बिल्कुल, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो किसी केवल बीजेपी वोटर्स के तो मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जिस राजनीति की समझ को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसमें स्वाभाविक है कि उग्र से उग्र भाषा बोलकर वोट पाना अगर आसान है, तो आज हेमंत बिस्व शर्मा को आप सुन लीजिए, तो इनको भी लगा होगा कि हम भी उसी दिशा में जाएं, तो वो उस दिशा में जा रहे हैं। और बिल्कुल ये आपके सामने बहुत स्पष्ट है कि बंगाल किस दिशा में जा रहा है। लेकिन मैं बंगाल से इस तरह से निराश नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल आज जो सोचता है वो कल पूरा देश सोचता है। तब तो फिर सीपीएम की या वाम मोर्चे की 34 साल सरकार रही, तो भारत में भी पूरे देश में उसकी सरकार आ जानी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो ये तो बस कहने की बात है। हाँ, इसलिए कहा जाता था कि बंगाल में नवजागरण हुआ था, रेशनैलिटी के मूवमेंट्स चले थे, वहाँ पर राम मोहन रॉय आए तो सती प्रथा का विरोध हुआ, वहाँ ब्रह्मो समाज बना जिसने एकेश्वरवाद की बात की, वहाँ पर तमाम साइंटिफिक टेम्पर की बात हुई, और इसी सब को लेते लेते फिर वहाँ वाम मोर्चे की सरकार भी आई, और वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव का एक लंबा इतिहास रहा है। वहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम भी उतने ही बड़े कवि हैं बांग्ला के जितने रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो वो एक साझा संस्कृति का दौर रहा है। अब एक राजनीतिक अभियान उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग जो शायद बीजेपी के वोटर भी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि बंगाल की वो संस्कृति नष्ट हो जाए, मुझे लगता है ऐसा। और इसलिए आने वाले दिनों में बंगाल में अगर ये इस तरह की राजनीति करने की कोशिश करेंगे जैसा ये पूरे देश में कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रतिवाद आपको कहीं देखने को मिलेगा तो बंगाल में ही मिलेगा। बंगाल में बुलडोजर राज की स्थापना करना इतना आसान नहीं, क्योंकि लोग वहां अपने अधिकारों के लिए जागृत भी बहुत है। और बड़ा एक फर्क भी है कि बंगाल में पूरे देश में ज्यादातर जगह जो सवर्ण है, जो ज्यादा प्रभाव रखते हैं, वो बीजेपी के साथ हैं हिंदी क्षेत्रों में। बंगाल में जो भद्र लोग हैं, उसका बड़ा हिस्सा आज भी बीजेपी के खिलाफ है। और पिछले दिनों आपने देखा, जब जो भी इनके साथ आता है, थोड़ी देर बाद सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्रा बोस या करके आए थे। फिर वो, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति को इतनी आसानी से वो प्रदेश सहेगा,
मुझे लगता नहीं है। चुनाव ममता बनर्जी के शासन को कुशासन मान के उन्होंने जरूर हटाया है, लेकिन वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को भी पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, ये मुझे इतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए नई चीज नहीं है, वो इसके खतरे जानते हैं। बिनोय सरकार सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले वो बंगाल के ही थे। हिंदुत्व शब्द चंद्र बोस उन्होंने सावरकर से पहले दिया था। तो बंगाल में इसका लंबा इतिहास रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल के थे, लेकिन इस विचारधारा को वहां परास्त किया गया। वहां सुभाष चंद्र बोस ने मुखर्जी पर पत्थर फेंकवाए थे। तो वहां की जो राष्ट्रवादी धारा रही है, जो राष्ट्रवाद रहा है, वो सांप्रदायिक राष्ट्रवाद नहीं रहा है, और उससे उबर कर वो लोग यहां तक आए थे। अब क्या यात्रा पीछे की ओर जाएगी, ये मुझे लगता है सोचने की बात है, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर की आप मूर्ति तोड़ दें और बंगाली समाज चुप रहे, ये मुझे थोड़ा आश्चर्य होगा। इस पर इतना आसान नहीं है।